वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के IMF के साथ जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। आखिरी जायजे के लिए होने वाले मुज़ाकरात की कामयाबी का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आलमी इदारे और इस्लामाबाद में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। इस जायजे के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। $3 अरब के मौजूदा समझौते में से $1.9 अरब पाकिस्तान पहले ही 2 अक़सात में ले चुका है। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने नए वस्त मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए दिलचस्पी जाहिर की है, जिस पर आइंदा माह मुज़ाकरात होंगे। दूसरी तरफ मुल्क के मरकजी बैंक के मुताबिक रवां माली साल यानी 30 जून तक पाकिस्तान को $4.8 अरब का कर्ज लौटाना है, जिसे हुकूमत रोल ओवर करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान का मौजूदा माली साल का बजट खसारे का बजट था और मुल्क को हुकूमत चलाने के लिए भी कर्ज की ज़रूरत है। इस सूरत हाल में कर्ज देने वाले मालियाती इदारे नए कर्जों के लिए क्या शराइत रखते हैं और क्या किसी भी हुकूमत के पास इन शराइत को पूरा करते हुए इतनी गुंजाइश होगी कि आवाम के लिए भी कुछ कर सकें? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान के अलावा खित्ते में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तज्किया आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। IMF के जायजा इजलास के बाद और जो एलामिया जारी किया गया है उस पर मज़ीद बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब। उनसे IMF के मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। साकिब, बहुत शुक्रिया। IMF और हुकूमत के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तो हो गया है, अगले प्रोग्राम के हवाले से क्या बात हुई है? क्या ऐसे इकदाम हैं जो अगला प्रोग्राम शुरू होने से पहले पाकिस्तान को करना होंगे? असद, सबसे अहम सवाल यही है कि ये प्रोग्राम तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन देखना ये होगा कि अगला प्रोग्राम क्या होगा, उसकी शराइत क्या होंगी। और सबको ये रियलाइजेशन तो मौजूद है, इसको कामयाबी तो जरूर करार दिया जा रहा है कि स्टैंड बाय प्रोग्राम पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अगला प्रोग्राम पाकिस्तान को चाहिए होगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। और अगले 3 साल में पाकिस्तान को $25 अरब के लगभग हर साल रकम वापस करनी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज काफी ज्यादा है, एक्सटर्नल शॉक्स काफी ज्यादा हैं, और इस दौरान ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो भी पाकिस्तान के लिए मसाइल काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज, जिसका पाकिस्तान बहुत ज्यादा शिकार रहा है, उसको भी अगर मद्देनजर रखा जाए तो इन तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान के जो शॉक्स है, पाकिस्तान के लिए जो खतरात है, वो कम नहीं हुए। और इसकी रियलाइजेशन हुकूमती सतह पर भी मौजूद है, और इसीलिए एक नए प्रोग्राम के लिए बात की जा रही है। IMF से कहा गया है और IMF ने भी इस पर दिलचस्पी का इजहार किया है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को कई ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जिसमें सबसे जो बड़ी हर्डल है वो है पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, जहां पर कोई 3000 अरब रुपए के खसारे का सामना है। अब IMF का ये कहना है कि इस खसारे को कम किया जाए, और इसको खसारे को कम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है। वजीर खजाना, नए वजीर खजाना की टीम के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह की स्ट्रैटेजी डेवलप करके IMF के सामने पेश करते हैं। तो इस हवाले से साकिब, इस हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि तवानाई के शोबे के लिए कुछ स्ट्रेटजी की बात की जा रही है, कुछ सिफारिशात IMF की तरफ से दी गई हों या पाकिस्तान की तरफ से कुछ शेयर किया गया हो ऐसा? राइट, इस हवाले से देखिए, सबसे अहम तो चीज ये है कि जो तरसीलात का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान में जो बिजली की तवानाई का जो तहसीली निज़ाम है वो काफी ज्यादा बोसीदा हो चुका है। इसको तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है कि इस पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की दरकार होगी। इसी तरह जो पाकिस्तान में जो बिजली चोरी का मसला है वो बहुत ही ज्यादा संगीन नौयत का है। और फिर अहम बात यह है कि पाकिस्तान बिजली ज्यादा पैदा करता है, लेकिन तरसीलात का जो निज़ाम है वो इतना खराब होने की वजह से लोग उस पर इन्हिसार नहीं करते, सनतकार उस पर इन्हिसार नहीं करते, और फिर वो कैप्टिव पावर प्लांट यानी गैस के जरिए बिजली अपनी तैयार करते हैं। अब उन लोगों को इस बात पर कायल करना होगा कि वो दोबारा से बिजली ग्रिड, नेशनल ग्रिड के जरिए बिजली हासिल करें और वहां से अपनी प्रोडक्शन जारी करें। तो इस तमाम के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन इससे भी बड़ा अहम मसला है कि जो डिस्कोज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है पाकिस्तान में, उनमें से तमाम तर जो 14 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तमाम की तमाम ही खसारे में है। इनका खसारा पूरा करना और इस तमाम तर सूरत हाल में जो एनर्जी सेक्टर है उसका जो उसमें जो बर्डन पड़ता है वो आम आदमी पर पड़ता है। आम आदमी को ज्यादा महंगी बिजली खरीदना पड़ती है। साकिब, आम आदमी की जो आप बात कर रहे हैं, क्विकली, मेरे पास लास्ट कोई 40 सेकंड्स हैं। पाकिस्तान के बजट में सोशल सेक्टर में खर्च करने के लिए गुंजाइश बहुत कम है। आलमी मालियाती इदारा हमेशा डायरेक्ट सब्सिडीज को सपोर्ट करता है। कोई बात इस बारे में इन मुज़ाकरात में? असद, जो IMF का भी जो एलानिया आया है उसमें भी इस बात पर काफी ज्यादा गौर किया, फिर काफी ज्यादा एम्फेसिस किया गया है कि जो सोशल सेक्टर में जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ाया जाए।
पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो मौजूद है, उसके ज़रिए कोई 10,000 रुपए फ़ी ख़ानदान की जो कफ़ालत की जाती है, लेकिन उसको काफ़ी नहीं समझा जा रहा है। एनालिस्ट कहते हैं कि काफ़ी कम है, क्योंकि इस वक़्त एक आम गरीब जो मज़दूर तबके की जो तनख्वाह है, वो भी 35,000 रुपए मुकर्रर फ़ी महीना मुकर्रर की गई है। जी। ऐसे में क्वार्टरली पेमेंट अगर 10,000 रुपए हो तो बहुत कम है। यकीनी तौर पर इसमें कहा गया IMF की तरफ से कि इस स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए, लेकिन तो वो ये जभी बढ़ेगी स्पेंडिंग जब जो टैक्स है नेट। टैक्स नेट जब बढ़ेगा तभी बढ़ सकेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इन मुज़ाकरात के हवाले से। पाकिस्तान में महंगाई का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मूले अपनी जगह, लेकिन क्या एक आम आदमी या एक आम खानदान समझता है कि सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई में होने वाली कमी का असर उन तक पहुँच रहा है? अगर हम पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार को देखें तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल मई में महंगाई की शरह 38% थी, जो कि मुल्की तारीख में महंगाई की बुलंद तरीन शरह थी। लेकिन साल की दूसरी शशमाही में इसमें कमी आना शुरू हुई और अब गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ये 23% तक आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समझता है कि अगले साल सितंबर तक महंगाई की ये शरह 5 से 7% तक आ जाएगी। दूसरी तरफ मुल्क में होने वाली वो महंगाई जो गरीब और मुतवसत तबके को बराह रास्त मुतासर करती है, जिसमें खाने पीने की अशिया और तवानाई की कीमतें शामिल हैं, जिसे अमूमन सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर या हसास अशिया की कीमतों का इंडेक्स कहा जाता है। SPI में 14 मार्च को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 33% का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में अमूमन रमज़ान के महीने में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इस साल भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब की बार फ़र्क ये है कि महंगाई पहले ही इतनी ज़्यादा थी कि अब मुल्क का मुतवसत तबका भी बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों से परेशान है। वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान ने लाहौर में कुछ ख़ानदानों से यही जानने की कोशिश की कि वो अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। अफ्तार की ये ट्रे मुझे लाहौर के इस रोड साइड होटल से तकरीबन 1100 रुपए में मिली है, जिसमें एक गिलास दूध का है, चंद खजूरें हैं, इसके अलावा एक समोसा और चंद पकोड़े हैं, कचौरी भी हमने ली है और एक सिंगल सर्विंग है दही भल्लों की और फ्रूट चाट की। ये रकम होटल में अफ्तारी के लिए तो शायद मुनासिब हो, लेकिन सोचें कि अगर आपकी माहाना कमाई पाकिस्तान में मिलने वाली कम से कम आमदन यानी 32,000 रुपए के लगभग है, तो ये सिंगल ट्रे आपके महीने भर की कमाई खा सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक फर्द की अफ्तारी है। घर के दीगर अफराद की अफ्तारी, खाने और सहरी का क्या, यानी रोजमर्रा की अशियाए खुर्दोनोश। कितने रुपए आपको ये चीजें खरीदने के लिए दरकार हैं? 460 रुपए, 320 रुपए, 240 रुपए, 170 ग्राम 380 रुपए, 160 रुपए, 260 रुपए, 70 रुपए, 250 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए, 250 रुपए, 360 रुपए, 566 रुपए, 1000 रुपए। ये सब वो बुनियादी चीजें हैं जो कम से कम 5 अफराद के घराने को अफ्तारी में एक दिन के लिए चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि कफायत शुआरी से आप इन चीजों में 2 से 3 रोज भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपकी जेब में कम से कम 60,000 रुपए होने चाहिए, जो कि आपकी तनख्वाह का डबल है। गरीब के लिए तो बहुत महंगाई है, 2 वक्त की रोटी खानी भी बहुत मुश्किल है। खरीदने के लिए तो बहुत कुछ इंसान सोचता है। कल मैं आया 500 रुपया लेके, तो एक सब्जी मिली, उसके बाद 630 रुपये बन गए। वो उसमें से मैंने कीड़े छोड़ के चले गया। हर आदमी जो है ना, उसकी जो पावर ऑफ बाइंग थी खत्म हो गई है। मिडल तो छोड़े आप, अपर क्लास वाले उनकी चीखें निकली हुई हैं। इस दौर में तो सिर्फ पेट ही भरा जा रहा है, वो भी नहीं सही तरह यानी कि भरा जा रहा है। ख्वाहिशें क्या पूरी करनी है? बच्चे कह रहे फ्रूट चाट भी बने, दही भल्ले भी बने, पकोड़े समोसे हर चीज हो घर में। वो कह रहे कि दस्तर पे सारा कुछ मौजूद हो, तो कहाँ से आएगा वो? जो बच्चे फरमाइश कर देते हैं ना, उनसे बस कम ही होता है। अगर कहना दही भल्ले बनाने हैं तो ज्यादा नहीं कम बना लेते हैं, अगर आलू की टिक्की के बना ले ज्यादा नहीं कम बना लेते हैं। इसका यही मतलब है कि रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल हो गई है। पैसे की कदर नहीं है, पैसे की बहुत ज़्यादा हमारे ना वो डीवैल्यू हो चुका है हमारा पैसा। बच्चों का तो पेट पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले अफ्तारी में बात और थी, अब तो अफ्तारी में बस यही है खजूर और थोड़ा सा कोई फ्रूट ले जाएं, वो भी अगर अफोर्डेबल होता है। खसूसन घर को एक मखसूस बजट में लेकर चलने वाली ख्वातीन के लिए इन हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। काम मंदे के लिए अफ्तारी करना इस वक्त कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। ये अभी मेरा थोड़ा सा सौदा है, ये तकरीबन 1500 का। पहले हम यही चीज 80-70 लेते थे, अब यही चीज हम 220-25 तक ले रहे हैं पर केजी। तो ये कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया ना। क्या चीज आसान है पकानी? क्या आसान है? कुछ भी नहीं है। पहले तो दाल भी हम ले देते थे, दाल भी अब कुछ भी नहीं बनाने के लिए आसान। दाल भी बहुत महंगी है। बच्चे तो बड़ा कुछ कहते हैं, फल फ्रूट हो, हर चीज़, क्रीम चाट हो, दही भले हो, बच्चे तो हर चीज़ मांगते हैं, पकोड़े समोसे भी मांगते हैं। फिर पेरेंट्स कहाँ से लाएं? एज अ वर्किंग वुमेन मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है, तो जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शुरू में तो एक मतलब बड़ी अच्छी ज़िंदगी लोगों की गुजरी है,
मतलब ये कि आलू टमाटर सब्जी कम से कम लोग खाना खा के पेट तो भर लेते थे, ताकत तो आ जाती थी जिस्म में। अब तो जो बेचारे को रोटी नहीं मिल रही पेट भर के, उसमें अंदर ताकत क्या आएगी? वो क्या बोझ उठाएगा, क्या मेहनत करेगा? ये समीना है। इन्हें अपने 4 बच्चों के लिए सहरी से लेकर अफ्तार और रात का खाना बनाना होता है। घर के माहाना दीगर अखराजात के साथ पेट भर 3 वक्त का खाना खाना इनके लिए मुश्किल है। बाजार जाए, अगर 1,000 सुबह को अब खुलवाते हैं ना, तो शाम तक उसका पता नहीं चलता कि उसमें क्या होगा। उसमें कुछ खास नहीं है, सब कुछ आम ही है। दाल पका लें आप, 1 पाव दाल बना ले, 1 पाव सब्जी बना ले। मैंने अभी 1 पाव मेथी ली है और उसके साथ आलू, और 200-300 रुपया वैसे ही खुल गया। तो किधर क्या करें हम लोग? हालांकि पंजाब हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद के लिए निगहबान राशन स्कीम भी शुरू कर रखी है। सस्ता रमजान बाजार, थोक मंडियाँ और अफ्तार दस्तरख्वान इसके अलावा हैं। इधर वो राशन वाले आते हैं, दुनिया मजबूर हो के पीछे पीछे, वो ट्रक वाले आगे आगे, वो जो कार्ड दिखाता है, ना अहल है, ना अहल है, ना अहल। अहल कौन है? फिर ये बता देना हुकूमत में कि अहल कौन है। सस्ता रमजान बाजार करें, बड़ी आसानी से चीजें और सस्ती बात नहीं। मैं उधर भी मैं गई थी, विजिट करके आई थी। वो बाजार से 5-10 का बस फर्क है। अगर जिसने इतनी लाइनों में लगना है, ये करना, तो 5-10 दुकान से भी देखे ना चीज खरीद सकता है ना इंसान। ड्यूटी स्टोर पे भी जाऊँ तो वो कहते हैं आपके पैसे नहीं लगे हुए, आपको कोई नहीं है रिलीफ। और इधर भी आते हैं, दिखाया शनाख्ती कार्ड, कहते हैं आपके पैसे नहीं लगे हुए तो आप ना अहल है। मेरी नज़र में तो महंगाई है, सस्ता कुछ भी नहीं है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद 1 करोड़ 25 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि मुल्क में योमिया 1000 कमाने वालों की तादाद 9.5 करोड़ से जायद है, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 1/3 से जायद बनता है। कमाई तो हमारी बिलों में चली जाती है, जो गैस के बिल, बिजली का बिल, उसमें चले। ये तो हमारा समझ है कि पता नहीं, बड़ी मुश्किल से हम इधर उधर से करके, लोगों को करके इधर से वो अपना खर्चा यानी कि करते हैं। मेहनत की कमाई से अपना घर बार चलाने वाले किसी भी शख्स को महंगाई की वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो जानते हैं तो बस ये कि उन्हें ख्वाहिशात ख़त्म करके इस महंगाई का मुकाबला करना है, क्योंकि दस्तरख्वान मनचाही अशिया से सजे या ज़रूरत की अशिया से, मकसद पेट भरना ही है। पेट भरने के अलावा बुनियादी ज़रूरतों में बिजली और गैस और पानी भी शायद उसी तरह से शामिल है। और पाकिस्तान में बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा इस वक्त 30 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान और IMF मिशन के मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने आलमी इदारे को यकीन दहानी कराई है कि अगले माली साल यानी जुलाई 2024 से बिजली के बुनियादी टैरिफ को इस तरह से तय करने का फार्मूला बनाया जाएगा जिसमें सार्फिन को तवानाई के मुतवक्के माहाना इजाफी अखराजात और सहमाही एडजस्टमेंट के बाद बकाया गर्दिशी कर्जे जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। माहिरीन समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, लाइन लॉसेस पूरे किए जाते हैं और ईंधन महंगा ना होने पर भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बिलों में शामिल किए जाते हैं, इससे बिजली के शोबे की कारकर्दगी पर मुसलसल एक सवालिया निशान रहता है। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में आज तक इस्लाहात क्यों नहीं हो सकी और क्या वजूहात हैं कि तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा इतना बढ़ चुका है और बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा जो हो रहा है उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है बेसिकली वो इसी से कि बिल पूरे करके गर्दिशी कर्जा पूरा किया जाए। इस पर बात करते हैं साबिक MD पेप्को ताहिर बशारत चीमा से, जो इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान के तवानाई का शोबा जो है एक अरसे से बहरान में है, क्या वजह है कोई भी हुकूमत इसके हल के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं उठा सकी? शुक्रिया। हमें कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी होंगी। उनमें इस तरह है कि 1996 में वर्ल्ड बैंक के एक प्रोग्राम के तहत फैसला किया गया कि वफदा को डीबंडल किया जाए और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, NTDC है यानी कि ट्रांसमिशन कंपनीज हैं और जेनकोस जो हैं जो जनरेटिंग स्टेशंस की मालिक हैं, उन्हें जो है पहले कमर्शलाइज किया जाए वफदा में से निकाल के, और इसके बाद जो है इन्हें कॉर्पोरेटाइज करके इन्हें 3 साल के अरसे में जो प्राइवेटाइज कर दिया जाए। उस वक्त ये समझा गया था कि यही इसका हल है, लेकिन ना तो पूरे तरीके से वो कमर्शलाइज हो सकी उन 3 सालों में, ना ही वो 3 सालों में कॉर्पोरेटाइज हो चुकी, इसलिए वो कभी तैयार ही नहीं हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए। लेकिन ये भी आप ज़हन में रखें कि एपेटाइट भी तो देखना होगा ना कि कौन इसे खरीदेगा और कौन इसे चला सकेगा, एक तो ये ज़हन में रख लीजिए। तो आप समझते हैं कि जो पहले कोशिश की गई उसमें एपेटाइट नहीं थी, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए नहीं बिक सकी, या कुछ और स्टेक होल्डर्स ऐसे थे जो चाहते नहीं थे कि बिक जाए? जी ये भी बात है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ना ही कमर्शलाइज और कॉर्पोरेटाइज वक्तें हुई और इसके बाद एपेटाइट भी नहीं था।
इसके बाद जो एक कंपनी हमने 2005 में प्राइवेटाइज की थी, जो उस वक्त KESC कहलवाती थी, अब वो KE है, उसके भी प्राइवेटाइजेशन के बहुत मसाइल थे और लोग और हुकूमत दोनों ही उससे नाखुश थे। ये भी एक मसला रहा। इसके बाद इसमें एक और मसला बहुत बड़ा खड़ा हो गया नॉन प्रोफेशनलिज्म का। हुआ ये कि जब वापडा के साथ थी तो वापडा में 9000 से ज़ायद इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स जो हैं वो मौजूद थे, वो इन्हें टैकल करते थे। अब जब ये फ्री फ्लोट में आई तो इनकी समझ ना आई कि क्या करना है, और फिर जैसे कॉरपोरेटाइज होने का तकाजा है कि यहाँ एक BOD बने और BODs इसे चलाएं, और जो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि जो मालिक है इन कंपनीज की, वो अपनी जो उस पर रिप्रेजेंटेशन है उसके थ्रू इसे मैनेज करें। तो बदकिस्मती से चलते चलते जो है वो BODs जो हैं हर चेंज के बाद मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं, और इस वक्त जितने BODs हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो टोटली नॉन प्रोफेशनल है। इक्का दुक्का अगर उसमें प्रोफेशनल है तो आप उसे भूल जाइए। तो आप जरा गौर कीजिए। एक चीज़ मैं चाहूँगा इसको इंक्लूड करते चलें आप, गर्दिशी कर्जे आम फहम जुबान में अगर हम समझा सकें, जो सर्कुलर डेट है, बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के साथ होने वाले मुआहदे कितने रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें? देखें, जो मुआहदे हैं वो इंटेलिजेंटली या जुडिशियली कभी भी नेगोशिएट नहीं हुए, उन पे इल्ज़ाम ही रहे, और इल्ज़ाम जब तक रहेंगे तो मसाइल भी साथ रहेंगे। इस वक्त तकरीबन आप समझ लीजिए कि 70% जो गर्दिशी कर्जा है वो इसी बुनियाद पे है कि IPP से जो बिजली है वो महंगी ली जाती है, और क्योंकि IPP ज़्यादा है, इस वक्त डिमांड कम है, तो फार्म कैपेसिटी चार्जेस जब उस पर पड़ते हैं तो ये कर्जा ही कर्जा है, तो ये पास ऑन होता है। तो CPEC के तहत जो चलने वाले बिजली घरों की वजह से बिजली की पैदावार का मसला तो हल हुआ था किसी हद तक, लेकिन चीन की तरफ से अब बाकायदा तौर पर चीनी बिजली घरों को अदायगियां ना होने का मामला उठाया जा रहा है। अगर ये मसला जल्द हल नहीं होता तो आपके ख्याल में तवानाई के शोबे पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखें, इस शोबे को, पावर सेक्टर को चलना होगा। अगर ये नहीं चलेगा तो ये मुल्क को नीचे खुदा न खास्ता गिरा सकता है। खाली चीनी मुआहदे जो हैं उन्हें तो एक तरफ रखिएगा, इसे चलाने के लिए जो इस वक्त बहुत कमी है वो प्रोफेशनलिज्म की है। अब इसे अंदाज़ा लगाइए कि इसे जो पावर डिवीजन है हुकूमत पाकिस्तान की, आप समझें कि वो चलाती है। इसके बाद बोर्ड्स आ जाते हैं जिसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उस पर प्रोफेशनल्स नहीं है, रिलेटेड प्रोफेशनल्स। इसके बाद जो CEOs हैं कंपनीज के वो टेम्परेरी हैं, वहाँ पक्के लोग नहीं लगाए गए। इसमें अगर प्रोफेशनलिज्म आप ले आए तो ये जल्द चीजें दुरुस्त हो सकती हैं। तो आप समझते हैं कि प्रोफेशनल लोगों के लाने से ये मसला हल किया जा सकता है किसी हद तक, और अगर बिजली घरों की ये पेमेंट्स जी बहुत हद तक ये हो सकता है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इस वक्त जो रिसीवेबल्स हैं पावर सेक्टर के वो 2.5 अरब से ज्यादा हैं, जबकि इसका गर्दिशी कर्जा जो असल में है वो भी इसी के गिर्द घूमता है। यानी कि अगर रिसीवेबल्स जो है वो रिकवर कर लिए जाए तो ये जो सर्कुलर डेट है उसे खत्म किया जा सकता है। इशू है नॉन प्रोफेशनलिज्म और इसके अलावा जो है वो थेफ्ट और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस के हवाले से भी बात की जाती है। बहुत शुक्रिया ताहिर बिशारत चीमा। वक्त की कमी, यहाँ पे इस डिस्कशन को मैं रोकूंगा और इसके अलावा हम किसी और प्रोग्राम में डिटेल निशिस में इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान को आलमी मालियाती फ़ंड की तरफ से $1.1 अरब की तीसरी किस्त मिलने के बाद क्या पाकिस्तान IMF के साथ तयशुदा इस्लाहात को कर्ज़ों के अगले प्रोग्राम के लिए जारी रख सकेगा, और मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को किस तरह की इस्लाहात मुतारिफ करवाना होगी, इस पर बात करते हैं SDPI के आबिद सुलैरी इस वक्त हमारे साथ हैं। आबिद, बहुत शुक्रिया। तकनीकी एतबार से पाकिस्तान में हाल ही में महंगाई की शरह किसी हद तक कम तो हुई है, आप समझते हैं कि आदाद शुमार की ये कमी आम आदमी भी महसूस कर रहा है? मेरा ख्याल में नहीं, और शायद अभी कुछ अर्सा ये कमी फील नहीं होगी, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे जो एनर्जी की टैरिफ है, अभी बिजली का बिल जो है वो बढ़ेगा, गैस का बिल जो है उसमें भी इजाफा जो है वो मुतवक्को है, और अगर खुदा खास्ता ये रेड सी में जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है ये कंटिन्यू रहती है तो उसका नतीजा जो है वो डीजल और पेट्रोल की महंगाई की शक्ल में भी सामने आएगा। तो हाल दो कि इस वक्त जो अदाद शुमार है वो तो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हो रही है, लेकिन उसमें अगर ये फैक्टर हम ऐड कर दें एनर्जी के तो लग ये रहा होगा कि महंगाई जो है वो शायद पहले से ज़्यादा हो गई और इसका पिंच जो है ये फील हो रहा होगा कंज्यूमर्स को। तो पाकिस्तान में तवानाई का शोबा आम आवाम के लिए एक अजाब बना हुआ है, क्या फौरी इस्लाहात होनी चाहिए आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए इसमें?
इसमें तो एक तो टैरिफ रैशनलाइजेशन ना, देखिए बिजली के जो जनरेशन कंपनीज हैं उनको हम इसलिए पे करते हैं कि हम उनसे बिजली खरीद नहीं रहे, और सार्फिन से हम इसलिए बिल ज़्यादा वसूल कर रहे हैं कि वो गैस इंपोर्ट होकर आ रही है और वो बड़ी महंगी है, लिहाजा उनको ज़्यादा बिल देना चाहिए। अगर कुछ इस तरीके के टैरिफ रैशनलाइजेशन हो सके कि वो बजाय इसके कि जो मैं बिजली घर को देता हूँ पैदा करने वाले को बिजली ना खरीदने की, वही टैरिफ रैशनलाइजेशन हो, सार्फिन को मैं दे रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा जो है वो होगा। सेकंड, जो टारगेटेड सब्सिडीज़ जिसकी कि बार बार बात की जाती रही है हर IMF प्रोग्राम में, और हम भी उसके बारे में बात करते हैं कि हमें अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी देने की बजाय एनर्जी में ये इस वक्त कंज्यूमर्स की जो स्लैब्स हैं वो मुतय्यन कर लेनी चाहिए, और उनको जो है एक टारगेटेड सब्सिडी जो है वो दी जाए ताकि उनकी 2 वक्त की जो रोटी है वो पूरी हो सके। अभी आप अपने इब्तदाइये में जो डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे, इस वक्त जो मिनिमम वेज है जो पाकिस्तान में दी जाती है उसमें तो बिजली और गैस का बिल भी पूरा नहीं होता, और उसके बाद मकान का किराया भी है, उसके बाद बच्चों की तालीम भी है, ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी हैं, हेल्थ के खर्चे भी हैं, और खाने पीने की चीज़ें भी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अब वबाले जान बनती चली पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। अब एक चीज़ IMF के साथ एलामिया IMF का आ गया कि $1.1 बिलियन जो है वो देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ इस्लाहात की भी बात की गई। ज़रूरी शोबा एक ऐसा है जिस पे टैक्स इस्लाहात से मुतल्लिक हमेशा बात होती है, अभी तक नहीं हो सका। क्या सिस्टम में गुंजाइश नहीं है इसकी? ये चूँकि सूबाई मामला है, इसके लिए लेजिस्लेशन करना पड़ेगी कि क्या ये वफाक जो है वफाक इकट्ठा करें, अदरवाइज तो ये सूबे चूँकि खुद से रिस्पॉन्सिबल हैं अपने रेवेन्यू इकट्ठा करने के, वहाँ पे ज़रूर बढ़ना चाहिए। सिर्फ मैं नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि जो टोटल हमारा इस वक्त टैक्स टू GDP के जो शेयर की बात करते हैं तो सूबे सिर्फ 0.9% यानी 1% से भी कम चारों सूबों से आता है, बाकी जो है वो वफाक दे रहा होता है। तो जाहिर है कि सूबों को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, लेकिन अगर हम तो ये रिटेल और होलसेल के जो टैक्सेस की बात हो रही है वो कहाँ वफाक के पास आएंगे या वो भी सूबों के पास आएंगे? वो वफाक उस पर लगा सकता है, वफाक के पास आएंगे, और उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन की शक्ल में शायद शुरू में लगाया जाए, प्रॉक्सी टैक्सेस की शक्ल में, क्योंकि हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं, रिटेल सेक्टर जो है वो जब रजिस्टर्ड नहीं तो डायरेक्ट टैक्स पे लगाना उस पर मुश्किल है। तो ये हो सकता है कि उनके बिजली के बिलों पे या उनके जो दुकान का साइज़ है या उनका जो मार्केट का एरिया है उस हिसाब से उनको फिक्स टैक्स रजीम में लाने की बात की जा रही है कि शुरू में उनको टैक्स डालने की आदत डाली जाए, डॉक्यूमेंट किया जाए, और उसके बाद उनको डायरेक्ट टैक्सेशन पे लेके आ जाए। तो क्या आबिद IMF के कहने पे ही पाकिस्तान में तमाम ज़रूरी मुआशी इस्लाहात होंगी? असद ये IMF हो या ना हो, ये चीज़ें तो होनी है, हमें करना चाहिए, खा वो नुकसान में चलने वाले निजी अदारे हैं या वो बिजली का सर्कुलर डेट है या ये टैक्स है। लेकिन IMF की तलवार सर पे होने का फ़ायदा ये होता है कि सियासी हुकूमत को एक स्केप गोट मिल जाती है जिसपे वो इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं कि हम तो ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है उसके लिए IMF का लोन चाहिए, और IMF का लोन के लिए ये इस्लाहात करना ज़रूरी है। तो अदरवाइज सियासी मसलहत की नज़र हो जाती है वो इस्लाहात, और बल्कि IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए भी हमने देखा कि माजी में बहुत से प्रोग्राम इसलिए नाकाम हुए कि सियासत की नज़र हो गई, वो तमाम कमिटमेंट जो कि हुकूमत वक्त ने उस वक्त हुकूमत वक्त की तरफ से की गई कमिटमेंट्स जो थी वो इस वजह से पूरी नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद कयूम सलेरी, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडियम्स पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।